Hello, I welcome you all to session number 5. Session number 5 of chapter 7, class 9, Science and CERT textbook. As you can see on the screen, page 80, we will talk about in chapter exercise given on page 80. Page 80 पर एक्सरसाइजेस में पहला प्रश्न है, why do we classify organisms? शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम दोबारा करेंगे. देखिए जो just a minute. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हमने तब यहाँ डिस्कस किया था कि जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, विकास की जो प्रक्रिया है, उसके कारण धरती पर इतनी ज़्यादा जिंदा चीज़ें दिखाई देती हैं कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि एक एक करके सबको स्टडी करें. ठीक है, और इतना टाइम नहीं है कि सबको स्टडी किया जाए, इसीलिए ये बेहतर है कि उनको कुछ कक्षाओं में या ग्रुप्स में बांट दिया जाए बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज. जो उनके जो सिमिलैरिटीज जो है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उनका एक ग्रुप बना दिए जाए अलग अलग, जिनको हम क्लासेस भी बोलते हैं. तो प्रैक्टिकली ये ज़्यादा आसान हो जाता है कि पूरी क्लास को ऑन द होल पढ़ना, इससे टाइम भी बचता है. अगला प्रश्न पूछा है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू. देखिए दो तरीके, एक तो ये माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो कि फ्यू माइक्रोमीटर्स इन साइज होते हैं, उनसे लेकर ब्लू व्हेल तक जो 30 मीटर जिनका साइज होता है, और रेडवुड ट्री जिनका साइज 100 मीटर तक जाता है. और दूसरी रेंज है कीड़े मकोड़ों की जिनमें मच्छर भी आते हैं, जो कुछ ही दिन जिंदा रहते हैं, और वहाँ से लेकर ऐसे पेड़ों तक की रेंज जो कि हज़ारों साल जीते हैं, जैसे कि पाइन ट्री. फिर रंग बिना कलर के जीवों से लेकर कलर्ड जीवों तक, जिसमें कलर्ड बर्ड्स और फ्लावर्स आते हैं और कलरलेस वर्म्स आते हैं. पेज नंबर 80 के बाद अगली एक्सरसाइज जो चैप्टर के अंदर दी हुई है वो पेज नंबर 82 पर है. उसका पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू थिंक इज अ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स. पहला है प्लेस वेयर दे लिव, वो जगह जहाँ वो रहते हैं. दूसरा, द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ, वाई, मतलब या तो जहाँ वो रहते हैं उसको आप ले लो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, या जिस तरह की सेल से वो बने हैं उससे. तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा. देखो, रहने की जगह तो हो सकता है बदल बदल भी जाए, या लेकिन जो काइंड ऑफ सेल्स जो हैं वो बेसिक तो सेल्स वही रहेंगी, उसी से डिवाइड हो के दूसरी सेल्स बनेंगी. तो इसीलिए जो काइंड ऑफ सेल्स है जिससे वो बने हैं, यही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है. क्योंकि जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में, वो एक जैसी नहीं होंगी. अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो हैं अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो पर्टिकुलर इसीलिए जो खास तरह की सेल्स और उनके द्वारा बना किए जाने वाले जो काम हैं, वो उन्हीं के कारण डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के डिज़ाइन में डिफरेंस देखने को मिलता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स में खाली सिंगल सेल होगी और कुछ में ग्रुप्स ऑफ सेल्स होंगे. इसीलिए हम प्लेस ऑफ लिविंग की जगह टाइप ऑफ सेल जिनसे वो बने हैं उसको ज़्यादा बेसिक मानेंगे. दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स on which the broad division of organism is made. प्राइमरी माने मुख्य, मुख्य फीचर कौन सा है जिसके ऊपर हम मोटे तौर पे आप ऑर्गेनिजम्स को उसमें बांटते हो, किंगडम्स में बांटते हो. देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी जाना कि जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म और फंक्शन में
सिमिलर होते हैं, ठीक है। किसी बड़े ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को छांट लिया जाता है जो कि देखने में एक जैसे लग रहे हैं और जिनके फंक्शंस भी ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं, तो यही प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है। अगला प्रश्न है, किस बेसिस पर प्लांट और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। देखो, प्लांट और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटने के लिए दोबारा से फिर वही बात आ गई, उनके बेसिक बॉडी डिजाइन के हिसाब से बांटा गया है। तो कि जैसी उनकी ज़रूरत है, जैसे प्लांट्स की ज़रूरत है खाना खुद बनाना और एनिमल्स की ज़रूरत है खाना बाहर से लेना, तो उसके आधार पर ही उनकी बॉडी का डिज़ाइन है। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल है ताकि वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सके, और एनिमल को तो बाहर से खाना लेना है, किसान फसल उगाएगा, उससे खरीद काट के दाने निकालेगा। आप एनिमल्स, इंसान तो खरीद के खाएंगे और एनिमल्स को जो दे दिया जाएगा वो खा लेंगे, तो उनकी बॉडी वैसे होती है। पेज नंबर 82 के बाद में अगली एक्सरसाइज आती है चैप्टर के अंदर, पेज नंबर 83 पर। इसमें पहला प्रश्न है, विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्रिमिटिव कहा जाता है, आदि आदि मानव जैसे होता है तो आदि ऑर्गेनिज्म, और वो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग हैं। ठीक है, प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लोअर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी पुकारा जाता है, मतलब सबसे नीचे यही आती है, ठीक है। और ज़्यादा करेक्टली अगर हम कहें तो इनको हम कहेंगे यही बुजुर्ग भी हैं और यही सबसे सिंपल है। जैसे ह्यूमन बींग्स में बूढ़े लोगों को बुजुर्ग कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो प्रिमिटिव हैं वही बूढ़े हैं और वही सिंपल भी हैं। और उन यानी कि उनमें जो एंशियंट बॉडी डिज़ाइन, जिस डिज़ाइन के साथ वो धरती पर उनका पहली बार देखे गए थे, उसी डिज़ाइन के साथ आपको मिलेंगे, बस उसमें बहुत ही थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। और ये जो है दूसरों से बॉडी डिज़ाइन में अलग हैं। किस तरह से अलग हैं कि ये सिंपल है, इनका बॉडी डिज़ाइन सिंप्लिसिटी है, और बॉडी डिज़ाइन है सिंपल एंड ओल्ड, ठीक है। दूसरा, उनका दे रिटेन देयर उनका एंशियंट बॉडी डिज़ाइन लुप्त नहीं हुआ, वो रहता है, उसी में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देयर आर नॉट मच चेंजेस इन देयर एंशियंट और बेसिक बॉडी डिज़ाइन। अगला प्रश्न है, विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। यानी क्या एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहना सही होगा, क्यों। यस, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में यही बात डिस्कस की कि जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो जितनी एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी उतना वो सिंप्लिसिटी से दूर होते जाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, क्योंकि जो उनके बॉडी डिज़ाइंस हैं, जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स के बॉडी डिज़ाइंस पुराने डिज़ाइन नहीं है। पुराना डिज़ाइन इतनी बुरी तरह से बदल चुका है, उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं कि पुराना डिज़ाइन रहता ही नहीं, रादर एडवांस बॉडी डिज़ाइन उनका हो जाता है ताकि वो बेटर जो है ज़िंदगी जी सके। इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स कहना ठीक रहता है। पेज नंबर 83 के बाद एक्सरसाइज आएगी पेज नंबर 85 पर। पेज नंबर 85 पर पहला प्रश्न है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो जो आपको मैंने बताया ही था, मोनेरा और प्रोटिस्टा में बांटने के लिए 3 क्राइटेरिया है। तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खाना खाने का तरीका क्या है और सोर्स क्या है, और बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। दूसरा प्रश्न है, इन विच किंगडम विल यू प्लेस an organism which is single celled, eukaryotic and photosynthetic। जाहिर है प्रोटिस्टा, मोनेरा में भी रख सकते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है कि जब हम हायरार्की और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कौन सा ग्रुप है जिसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे और कौन सा है जिसमें लार्जेस्ट नंबर होंगे। भाई लार्जेस्ट नंबर तो सबसे ब्रॉडेस्ट जो कैटेगराइज की गई थी उसी में होंगे ना। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में स्पीशीज तो सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे कम स्मॉलेस्ट नंबर होगा स्पीशीज में, सबसे ज़्यादा होगा किंगडम में। अब इसके बाद पेज नंबर 88 पर एक्सरसाइज आएगी। पेज नंबर 88 पर जो एक्सरसाइजेस में पहला प्रश्न है, विच डिवीजन अमंग प्लांट्स हैव सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स।
तो आपको पता ही है जो सबसे नीचे है वही सबसे सिंपलेस्ट है, तो थैलोफाइटा सबसे नीचे, इसीलिए ये सबसे सिंपलेस्ट है। दूसरा प्रश्न है, हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फनेरोग्राम्स। हमें पता है फनेरोगैम का मतलब है जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, और तो टेरिडोफाइट्स तो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो पहला डिफरेंस हो गया, टेरिडोफाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। फिर इनके टेरिडोफाइट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो हिडन है, इसीलिए हिडन होने के कारण ही इनको क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। क्रिप्टो माने हिडन। लेकिन जो फेनेरोग्राम है उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वेल डिफरेंशिएटेड है, दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ डू एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। यानी एंजियो और जिम्नो में डिफरेंस बताना है। आपको याद होगा हमने बताया था कि ये जो फेनेरोग्राम्स हैं दो तरह के होते हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन फिर भी आपस में अलग होते हैं। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्मा का मतलब है सीड, तो कवर्ड सीड्स, यानी एंजियोस्पर्म्स वो फेनेरोग्राम्स हैं जिनके सीड्स कवर्ड हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स, यानी देयर सीड इज नेकेड। एंजियोस्पर्म्स होते हैं फूलों वाले पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन, सदाबहार, वुडी, लकड़ी इसमें से ज़्यादातर मिलती है। और एंजियोस्पर्म्स में सीड्स जो हैं ओवरी के अंदर, ये तो दोनों में यही होता है, जिम्नोस्पर्म में भी यही होता है। तो ये तो सिमिलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसको मैं मर्ज कर सकती हूँ। ठीक है। और अगला डिफरेंस है, जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, monocots and dicots, but gymnosperms are not divided into any other groups. इसके बाद पेज नंबर 92, सॉरी 94, लास्ट इन चैप्टर एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है, हाउ डू पोरीफेरान एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंटरेट एनिमल्स। पोरीफेरान आपको मैं पहले बता चुकी हूँ सेशन 2 में, 3 में शायद, कि ये ऑर्गेनिजम्स है, जैसा कि पोर्स नाम से क्लियर है, पोर्स माने होल्स, तो इनके पूरी बॉडी पे, पूरे सरफेस पे छेद ही छेद होते हैं या पोर्स होते हैं, जबकि सिलेंटरेटा एनिमल में ऐसा नहीं होता। और पोरीफेरान एनिमल्स में सेल्यूलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिलेंटरेट एनिमल्स में टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है। और जो पोरीफेरान एनिमल्स में जो पोर्स होते हैं पूरे शरीर के ऊपर, ये एक नहरों जैसा सिस्टम बनाते हैं जिससे कि खाना और पानी ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो दूसरे होते हैं सिलेंटरेट, इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में। और ये जो पोरीफेरन एनिमल्स हैं ये मूव कर ही नहीं सकते, सॉलिड सपोर्ट के साथ में अटैच्ड रहते हैं। लेकिन जो अपने सिलेंटरेट है ये तो मूव कर सकते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं जैसे कॉरल्स, या फिर अकेले रहते हैं जैसे कि हाइड्रा। और जो ये जो अपना पोरीफेरान है, इनका जो बॉडी डिज़ाइन है, ये बहुत ही, इसमें बहुत ही कम कम डिफ्रेंशिएशन होती है और डिवीजन भी बहुत कम होती है। लेकिन जो सिलेंटरेट है इसमें तो ज़बरदस्त बॉडी डिफ्रेंशिएशन होती है और काफ़ी डिवीजन होती है इनटू टिश्यूज। और पोरीफेरान में कोई कैविटी नहीं होती, बट सिलेंटरेट में कैविटी होती है। पोरीफेरान मेरीन हैबिटेट में रहते हैं, मेरीन वाटर में रहते हैं, और ये जो अपना सिलेंटरेट है ये वाटर, इट कैन बी मेरीन, इट कैन बी अदरवाइज। दूसरा प्रश्न है, एनिलिड एनिमल्स और आर्थ्रोपोड एनिमल्स में क्या फ़र्क है। एनिलिड हमने पढ़ा था जो सेगमेंट्स टाइप होते हैं, जुड़े होते हैं, टुकड़े टुकड़े जुड़े होते हैं जैसे, तो इनमें एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स की डिफ्रेंशिएशन होती है सेगमेंटेड फैशन में। तो हेड से लेकर टेल तक छोटी छोटी सेगमेंट जो बढ़ती जाती हैं डिफ्रेंशिएशन से। और आर्थ्रोपॉड भी सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और खुले में ही ब्लड रहता है। इनकी टांगों में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। और एनिलिड्स में एक ट्रू बॉडी कैविटी होती है जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं उनको पैक्ड होते हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो कैविटी है आर्थ्रोपॉड में, सिलोमिक कैविटी, उसके अंदर खून भरा होता है। एनिलिड का एग्जाम्पल है अर्थवर्म और लीच,
और आर्थ्रोपॉड का एग्जाम्पल है बटरफ्लाई और प्रॉन। अगला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में देखिए स्किन पर स्केल्स नहीं होते, इनकी स्किन जो है स्लाइमी होती है, चिपचिपी होती है। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका एक्सोस्केलेटन स्केली होता है। ठीक है। एम्फीबियंस में जो लार्वा होते हैं वो तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, और जो अडल्ट होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, और रेप्टाइल्स लंग्स के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस पानी में अंडे देते हैं और रेप्टाइल्स पानी से बाहर अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू एविस ग्रुप एंड दोज टू मेमेलिया ग्रुप। देखिए एविस में तो एक्सोस्केलेटन पंखों का बना होता है, और जो मेमेलिया है उसमें बाल और तेल की ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां होती हैं। एविस एनिमल्स जो होते हैं वो पानी के बाहर अंडे देते हैं, मेमेलिया जो हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। एविस उड़ सकते हैं, मेमेलिया नहीं उड़ सकते। एविस में मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होती, मेमेलिया में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ताकि जब उनका छोटा बच्चा आता है तो उसको दूध पिला सके मदर। विद दैट वी स्टॉप हियर ओनली, एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन, all the best.